हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद गोस्वामी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम प्रश्नावली 1.1 से संबंधित उदाहरण नंबर 2 को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 में जितने भी प्रश्न हैं और उदाहरण हैं वो सभी दो प्रमेयिकाओं पर आधारित हैं। उन दोनों प्रमेयिकाओं की बात की जाए तो उनमें से पहली प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और दूसरी प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। हम इन दोनों प्रमेयिकाओं को और उदाहरण नंबर 1 को पिछली वीडियो में कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके पहले उस वीडियो को देख लें, तभी आपको प्रश्नावली 1.1 में जितने भी सवाल हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सकेंगे। तो चलो आज हम उदाहरण नंबर 2 को शुरू करते हैं। देखना उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। q की जगह पे यहाँ पर m भी आ सकता है, k भी पूर्णांक ले सकता है, m भी ले सकता है, जहाँ पर p भी पूर्णांक ले सकता है। तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएंगे पूर्णांक। तो कोई भी पूर्णांक किस पूर्णांक की बात कर रहा है? धनात्मक समपूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक। इस प्रकार के जितने भी सवाल होते हैं वो सभी सवाल यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर होते हैं, जिनमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंतर्गत a और b के मान दिए होते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक की बात करें हम, तो मैं पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ इस बात को कि 0, 1, 2, 3, 4, मतलब ये है कहने का कि इसके अंतर्गत सिर्फ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंतर्गत धनात्मक पूर्णांक ही शामिल होते हैं। तो सिर्फ इस प्रमेयिका से 3 ही प्रकार के सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम में। कैसे? या तो वो सिर्फ इतना पूछ सकता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है, या फिर वो तुमसे ये भी पूछ सकता है कि कोई भी भाई धनात्मक पूर्णांक, तो इसके अंतर्गत 2 कैटेगरी बन रही है। देखना, एक तो ये 0, 2, 4 ये सम वाली कैटेगरी बन रही, एक इसके अंतर्गत विषम वाली भी कैटेगरी बन रही। तो या तो इन दोनों कैटेगरियों से सवाल पूछ सकता है, या फिर सिर्फ इतना ही पूछ सकता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है। तो 3 तरीके के सवाल आते हैं। तो पहले लिखते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 2 धनात्मक पूर्णांक b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार विद्यमान है कि जो a का मान होगा वो BQ + R के बराबर होगा, और यहाँ जो R का मान होगा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और B के मान पर R का मान क्या करेगा? डिपेंड रहेगा। इस प्रकार के प्रश्नों को करने से पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख लेनी है आपको। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंतर्गत ये फॉर्मेट होता है, ये पूरी परिभाषा होती है और इस प्रकार लिखा जाता है। अब देखना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंतर्गत a और b के मान दिए होते हैं, a और b के मान दिए हैं। देखो, कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है? a का, मतलब a बराबर BQ + R। यहाँ पर देखना q 2q मतलब BQ, यहाँ b का मान 2 है, यहाँ पर भी b का मान 2 है सवाल में। r की अगर हम बात करें तो r का मान यहाँ पर 0 है, क्योंकि ये सम रूप का है, तो सम तो ये रूप से चालू होते। विषम की अगर बात करें यहाँ 1 है तो 1 हो गया। देखो, r का मान 1 है, तो विषम कोई भी पूर्णांक होता है वो a से शुरू होता है। a यहाँ 3 आएगी, फिर ये बढ़ता चला जाएगा। देखो, a और जब b के मान हमें दिए हों तो b का मान यहाँ पर रख दो। जब b का मान यहाँ रख देंगे तो r की संभावनाएं जितनी बनेंगी वो बन जाएंगी। जब r की संभावनाएं आपको पता है तो r के मान यहाँ पर रखते चलो इस फॉर्मेट में, और इसके बाद में जितनी भी धनात्मक समपूर्णांक या जितनी भी धनात्मक विषम पूर्णांक की कंडीशन है वो आपके सामने निकल आएंगी और बस सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो, b का मान क्या है सवाल में? माना b बराबर की कितना दे रखा है? यहाँ 2। a और b के मान तो दिए होंगे। a तो कोई धनात्मक पूर्णांक होगा, किस रूप का होगा वो, और जो
b का मान होगा वो इस गुणांक के रूप में होगा, q के गुणांक या फिर यहाँ m हो या k हो उसका गुणांक होगा। देखो 2, बस ये b का मान तुम्हें पता है सवाल में, तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में b का मान रख दो, पूरा सवाल इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखो a बराबर की b की जगह पे तो q प्लस r, यहाँ पर b की जगह पे रखो 2। r का मान कितना हुआ? अब r का मान 0 से या तो बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, और b से हमेशा छोटा होगा या 2 से हमेशा छोटा होगा। देखो 2 से छोटा है r का मान, तो इसका मान 2 से छोटा है, तो 2 तो हम इसमें शामिल करेंगे नहीं। जब 2 इसमें शामिल नहीं करेंगे तो 0 या 1 दो ही मान इसके संभावित हैं। तो देखो चूंकि r के संभावित मान कितने हैं? या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अब इस फॉर्मेट में लिखते चलो और जितनी भी r की संभावना है वो निकल आएंगी। देखो जब r बराबर, पहले रखेंगे हम 0, तो रखो a बराबर की 2q प्लस r की जगह पे हमने 0 रख लिया, 0 यहाँ पे 0 रख लिया। अब देखो a का मान कितना प्राप्त हुआ? 2q। अब देखो हमें सम धनात्मक पूर्णांक या विषम धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, तो सम संख्या वे होती है जिनमें 2 का भाग चला जाता है, और विषम संख्या वे होती है जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है पूरी बार। देखो सम संख्या इसमें 2 का भाग पूरी बार जा रहा है, तो ये क्या हुआ? ये सम धनात्मक पूर्णांक है, तो यह 2 से भाज्य है, अतः यह सम या धनात्मक सम पूर्णांक है। एक कंडीशन तो हमने देख लिया आर की। दूसरी कंडीशन देखना, जब आर बराबर कितना मान लें? अब 1। जब हम आर बराबर 1 मान लेंगे तो रखो इस a बराबर की 2q प्लस r की जगह पे 1 रख दिया हमने। यहाँ पर तो भाग जा रहा है और यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में ही भाग नहीं जाएगा। अगर ये गुणा में लगा रहता तो 2 का भाग चला जाता। अब ये प्लस में है तो इन दोनों में से कॉमन से कोई अंक है नहीं। जब इसमें से कॉमन कोई संख्या नहीं है तो क्या करेंगे? इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, लिख दो यह 2 से भाज्य नहीं है। और कोई भी चीज जब 2 से भाज्य नहीं होती तो वो क्या होती है? विषम धनात्मक पूर्णांक। अतः यह विषम धनात्मक पूर्णांक है। कैसे भी लिख लो, या तो धनात्मक विषम पूर्णांक या विषम धनात्मक पूर्णांक। अब देखो क्या पूछ रहा है, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q या प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। देखो यहाँ पर जो यानी 2q के रूप का हुआ वो किस प्रकार का पूर्णांक है? धनात्मक समपूर्णांक है। और यहाँ पर 2q प्लस 1 के रूप का हुआ वो विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? देखो अतः प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। यही हमें क्या था? सिद्ध करना था। अब देखो इस प्रकार के जितने भी सवाल आएंगे उनमें सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखनी है। यूक्लिड विभाजन जब प्रमेय का लिख जाएगी उसके बाद में तुम्हें क्या करना है कि बस b के मान तुम्हें दिया होगा, b का मान रख दो, r की जितनी भी संभावनाएं वो आपके सामने आ जाएंगी। जब r की संभावनाएं आ जाएंगी तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है वो तुम्हें पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से सवाल करने हैं एग्जाम में आपको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो हम उदाहरण नंबर 2 को पढ़ चुके हैं। अब हम उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 भी उसी प्रकार का है। देखो दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है? कोई पूर्णांक है। q की जगह पे कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक ले लिया उसने q।
ये भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार ही होगा। तो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पहले ही लिख लिए ताकि थोड़ी बहुत समय की बचत हो सके। देखो तो अब यहाँ पर सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अंतर्गत दो चीज दे रखी होती है, ए और बी के मान। ए और बी के मान, बी का मान क्या होता है, या कोई भी जो पूर्णांक होगा उसका जो गुणांक होगा वो बी का मान होगा। देखना यहाँ पर भी कोई भी पूर्णांक है उसका गुणांक बी का मान होगा। तो यहाँ पर जो क्यू के गुणांक क्या है, 4 है। यहाँ पर भी क्यू का जो गुणांक है वो 4 है। तो यहाँ पर जो बी का मान कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। तो जब बी का मान यहाँ पर रख देंगे तो आर की जितने भी संभावना है वो निकल आएंगे और बस जिससे ही हमारा पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो करो, माना बी बराबर कितना दे रखा है, 4। इस फॉर्मेट में लिखते चलो, ए बराबर की बी का मान 4 क्यू प्लस आर, ए बराबर की 4 क्यू प्लस जो आर हो गया। अब जो आर का मान होगा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और बी से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। और बी का मान कितना है, 4 है। कितनी संभावना बन रही है आर की, 0 से लेकर 3 तक बन रही है, क्योंकि आर का मान 4 से तो छोटा ही होगा। तो इसका मतलब 3 तक रहेगा आर का मान, क्योंकि आर के संभावित मान कितने हो गए, 0 3 हो गए। बस इन मानों को रखते चलो इस फॉर्मेट में और आपको पूरा सवाल क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। जब आर बराबर मैं क्या ले लूं, 0 ले लूं, तो रखो या ए बराबर की 4q प्लस आर, आर की जगह पे कितना होगा, 0 होगा, 0। देखो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं 4q। देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सम धनात्मक पूर्णांक है। आगे बढ़ो, जब आर की बराबर मैं 1 ले लूं, आर का मान 1 ले लिया, इसमें रखो, बस इसी फॉर्मेट में लिखना है। तो कितना प्राप्त होगा, ए बराबर 4q प्लस आर का मान बना है तो 1। इसमें तो 2 का भाग जा रहा है लेकिन इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या प्लस में लगी हुई है, तो इसमें पूरी संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा है। जब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये धनात्मक विषम पूर्णांक की कैटेगरी में रहेगा। अब और देखो, जब r बराबर 2 हो तो कितना होगा, इसमें रखो a बराबर की 4q प्लस 2। अब देखो यहाँ से तो 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब 2 कॉमन आके इसमें 2 का भाग चला जाएगा। जब 2 का भाग किसी भी संख्या में जब 2 का भाग चला जाए तो वो संख्या पूरी सम संख्या होती है। तो इसका मतलब ये जो पूरा फॉर्मेट बना है वो सम संख्या का है, तो ये सम धनात्मक पूर्णांक की कैटेगरी में रहेगा। जब r बराबर की कितना ले लूँ मैं, 3 ले लूँ, तो क्या कंडीशन प्राप्त होगी, लिखो देखो, a बराबर की 4q प्लस r की जगह पे कितना ले लिया मैंने, 3। इसमें तो 2 का भाग जा रहा है लेकिन इसमें नहीं 2 का भाग जा रहा है, और ये संख्या प्लस में लगी हुई है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा है। जब इस पूरी संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो ये क्या हो गया, ये विषम धनात्मक पूर्णांक की कैटेगरी में रहेगा। जब ये विषम धनात्मक पूर्णांक की कैटेगरी में रहेगा तो इन सभी को हम किस प्रकार लिखते हैं, एक फॉर्मेट में देखो, चूंकि यहाँ पर इसमें भी 2 का भाग जा रहा है और इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, तो ये सम धनात्मक पूर्णांक की कैटेगरी में आएगा। तो इन दोनों को हम एक साथ लिख लें, क्योंकि 4q या 4q प्लस 2 कॉमा 2 से विभाजित हैं, 2 से भाज्य हैं, अतः यह धनात्मक समपूर्णांक हैं। देखना अब मैं क्या पूछ रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो ये तो क्या हो गया, ये तो दोनों समपूर्णांक हैं। तो अब इसमें भाग नहीं जा रहा है, इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो गए, विषम धनात्मक पूर्णांक। यद परंतु 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है, अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखो
अब मैं सिर्फ कितना सिद्ध करना था कि धनात्मक, कोई भी धनात्मक जो विषम पूर्णांक होता है या तो वो 4q+1 के रूप का होता है या 4q+3 के रूप का होता है। देखो 4q+1 के रूप का या 4q+3 के रूप का, तो ये 2 से विभाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है, तो ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर जितने भी सवाल दिए होते हैं वो सभी सवाल पहले तो लिखे दो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। इससे क्या क्या एग्जामिनर की एक बात समझ में आ जाती है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये होती है। बस इसमें b का मान रख देंगे तो r की जितनी भी संभावनाएं होंगी और r के मान पर ही जो धनात्मक विषम पूर्णांक या धनात्मक सम पूर्णांक या सिर्फ धनात्मक पूर्णांक की जितनी भी कैटेगरी होती हैं वो सभी आ जाती हैं सामने। और अगर r के मान 2 से अधिक हों, 2 तक हों r के मान, तो एक साथ में लिख दो कि ये 2 से भाज्य या विभाज्य, मतलब यानी 2 से भाज्य नहीं है तो ये, या फिर r के मान 2 से अधिक प्राप्त हों। तो इसका मतलब ये है कि इन सभी को एक साथ पहले सॉल्व कर लो, इसके बाद में जो भी यानी इस प्रकार का जो फॉर्मेट लिखना है, हिंदी फॉर्मेट लिखना है, तो ये एक साथ लिख दो। इससे क्या है कि मतलब यानी समय की भी बचत होगी और सवाल अंक उतने ही प्राप्त होंगे आपको। देखो तो जितने भी सवाल हैं इस आधार पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर, तो वो सभी इसी प्रकार से होंगे। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम उदाहरण नंबर 4 और प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 3 को एक साथ करेंगे। हाँ, तो हम प्रश्नावली 1.1 को शुरू करते हैं, जिसमें हम पहले प्रश्न के जो 3 भाग दिए उनमें से एक भाग को लेते हैं। आप नोटबुक और पेंसिल आप अपने साथ लेके चलिए, जिससे आप अच्छी तरीके से इनके नोट्स बनाते चलना, जिससे आप बाद में भी आप इनका रिवीजन कर सकें और आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ सके। तो चलो शुरू करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। प्रश्नावली 1.1 में जो 2 संख्याओं के मध्य हमें HCF ज्ञात करना है, तो उन दोनों संख्याओं को जब हम HCF निकालेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निकालेंगे। अब यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम होती है उसको सॉल्व करने की कुछ शर्तें होती हैं। जैसे इसमें हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं, छोटी संख्या का भाग देते हैं। दूसरी कंडीशन, ये जो प्रमेय होती है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित होती है। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A बराबर BQ+R फॉर्मेट काम में आता है। तीसरी कंडीशन हम देखें तो इसके अंतर्गत शेषफल बराबर 0। इसका क्या मतलब हुआ, हम जब तक उन दोनों संख्याओं में भाग देते चले जाते हैं जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता। जब हमारा शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तब उस कंडीशन में जो भाजक होता है वो ही हमारा HCF होता है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की कुछ शर्तें होती हैं। इससे बस सिर्फ सवालों को सॉल्व करना है, ये एग्जाम में नहीं लिखना है। इसके आधार पर हम सवालों सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। देखो ये क्या है, बड़ी संख्या है, इसमें छोटी संख्या का भाग देंगे तो यहाँ 225 में हम 135 का क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। देखो प्रथम चरण के अंतर्गत, फर्स्ट स्टेप या प्रथम चरण के अंतर्गत क्या करेंगे हम, देखो 135 का भाग हम 225 में दे रहे हैं। 135 का भाग जब 225 में देंगे तो एक बार 135, 0 और 22 में से 13 गया तो 9। अब देखो शेषफल अभी हमारा 0 नहीं प्राप्त हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसे पहले इन दोनों शर्तों को हम या इन दोनों स्टेप को हम प्रत्येक इस स्टेप के अंतर्गत लिखेंगे। इन दोनों कंडीशनों को लिखो। 225 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 135 का गुणा जब मैं 1 से कर दूं प्लस 90 जोड़ दूं इसमें, तो ये 225 के बराबर होगा। अभी शेषफल क्या है हमारा 0 के बराबर नहीं आया है, तो इस प्रकार लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसके अंतर्गत इसका भाग फिर इसमें देंगे, क्योंकि इसमें हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। इससे बस ये सिर्फ एक बार लिखना है, इससे ये पता रहेगा एग्जामिनर को कि हमेशा जो प्रत्येक चरण में हम करते जा रहे हैं इसमें हम बड़ी संख्या में हमेशा छोटी संख्या का भाग देते जा रहे हैं। देखो अब मैं 90 का भाग मैं किस में दूं, 135 में। देखो 90 का भाग मैं 135 में दूंगा एक बार, 90 इसमें से घटाया तो 5 और 13 में 3 हो गया तो 4, 45 प्राप्त हुआ।
अब देखो द्वितीय चरण के अंतर्गत मैं क्या लिखूं, द्वितीय चरण या सेकंड स्टेप के अंतर्गत मैं क्या लिखूं कि 135 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 90 का गुणा मैं 1 से कर दूं प्लस 45 जोड़ दूं, 90 का गुणा मैं 1 से कर दूं प्लस 45 जोड़ दूं, 135 के बराबर होगा। जब ये 135 के बराबर होगा, अब देखो शेषफल क्या है, शून्य प्राप्त हुआ, नहीं हुआ तो लिख दो शेषफल अभी शून्य के क्या है, बराबर नहीं है, ये शून्य के बराबर नहीं है। बस इन दोनों स्टेपों को लिखते चलो, प्रत्येक कंडीशन में इनको लिखते चलो, बस सवाल तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। अब इसका भाग हम फिर भी इसमें देंगे, तो 45 का भाग हम किस में देंगे, 90 में। जब हम 45 का भाग 90 में देंगे तो कितनी बार गया, 2 बार, 45 दूना 90, 0 प्राप्त हुआ। अब हमारा क्या है, शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। तो इस कंडीशन में जो भाजक है ना, ये भाजक ही हमारा क्या होगा, दो संख्याओं का HCF होगा हमेशा। देखो तृतीय कंडीशन में मैं लिखूं, तृतीय चरण में लिखूं तो मैं 90 को कैसे लिख सकता हूं, 45 का गुणा मैं 2 से कर दूं प्लस इसमें 0 ऐड कर दूं तो ये 90 के बराबर। अब शेषफल क्या है, शून्य है। देखो चूंकि शेषफल बराबर शून्य के प्राप्त हो गया, तो ये भाजक क्या है, ये भाजक ही हमारा दो संख्याओं का क्या है, 135 और 225 का HCF है। तो अतः HCF 135 225 कितना प्राप्त हुआ, 45 प्राप्त हुआ। बस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत हम इस प्रकार के स्टेप बनाते चलते हैं और सवालों को सॉल्व करते चलते हैं। ये सिंपल तरीका है यूक्लिड विभाजन सॉल्व करने का, जो एल्गोरिथम है उसके द्वारा HCF निकालने का सबसे सिंपल तरीका इस प्रकार का है। इसके बाद में आप स्टेप बनाते चलो जब तक हमारा शेषफल यानी जो है शून्य के बराबर नहीं आए, जब तक हम लिखते चलो। हाँ, तो हम प्रश्नावली 1.1 के जो प्रश्न 1 है उसके दूसरे भाग को देखते हैं। इसमें 1 से 96 और 38,220 का हमें क्या करना है, HCF ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, बड़ी संख्या और छोटी संख्या को इस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ 38,220 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे देखना 38,220 को इस प्रकार लिखा जा सकता है। अब इसका इसमें भाग दो, इसका इसमें भाग देना, 196 का भाग मैं 38,220 में दूं। देखो 196 का भाग पहले मैं 382 में दूंगा, एक बार जाएगा 196 घटाओ इसमें से 12 में से 6 गया तो 6 प्राप्त हुआ। ये 37 में से 19 गया तो 18 प्राप्त हुआ। अंक हमने 2 का उतार लिया। अब इसके बाद मैं 196 का भाग में इसमें दूंगा, तो यहाँ तो 200 की समथिंग संख्या है और ये 1800 की समथिंग संख्या है, तो इसका मतलब इसका ये 9 गुना कर दूं मैं तो 1800 की समथिंग संख्या प्राप्त होगी। अब देखना 9 का देखता हूँ मैं, इसमें 9 का गुणा मैं 6 से करूँ तो 9 6 54, 9 का 9 में 81, 5 86 और 9 9 8 17। अब इसमें से घटाओ, 12 में से 4 गया तो 8 और यहाँ क्या 5 5 में से 9 गया तो 6 गया तो 9 और अंक उतारा। अब देखो 196 का भाग मैं 9 से 80 में दूं, 196 का भाग जब मैं 9 से 80 में दूं तो समथिंग ये जाएगा 4 5 के समथिंग जाएगा। देखो मैं 5 का अगर मैं देखता हूँ, इसमें 5 का मैं दूंगा तो 54 30 3 हासिल की और 9 45 45 3 48 इनके 8 हासिल 4 4 5 और 1 4 9, सही है। इसमें से मैं घटाऊँ तो सुन, ये अच्छा हुआ कि पहले ही प्रथम चरण में ही इसके अंतर्गत क्या है, शेषफल शून्य आ गया। तो इस पर अब शेषफल शून्य आ गया तो मैं इसे प्रथम चरण वगैरह कुछ भी नहीं लिखूंगा इसके अंतर्गत, ना प्रथम चरण ना द्वितीय चरण। जब चरण 2 4 होते हैं तभी हम लिखते हैं सिर्फ इसको। तो इस प्रकार लिख सकते हैं आप कि 38,220 को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, 196 का गुणा जब मैं 195 से कर दूं प्लस में 0 कर दूं तो इतना प्राप्त होगा। अब क्या शेषफल शून्य आ गया, शेषफल शून्य के बराबर प्राप्त हो गया। अब देखो शेषफल शून्य आ गया, अतः HCF संख्या कौन कौन सी का, 196 और 38,220
का कितना प्राप्त हुआ 196। देखो यूक्लिड जो विभाजन एल्गोरिथम होती है उसके अंतर्गत बस सिर्फ इतना ही करते हैं कि जो शेषफल प्राप्त होता है उसके बाद में जो भाजक प्राप्त होता है हमें, शेषफल आ गया शून्य और उसके बाद में क्या हो भाजक प्राप्त हो गया हमें, तो जो भाजक होगा वही हमारा क्या होगा HCF होगा, यही HCF है। बस इसके अंतर्गत ये चेक करते रहना कि इन दोनों का गुणा करने पर ये जोड़ने पर जितना प्राप्त होता है कि नहीं, साथ ही साथ चेक करते चलना, नहीं तो थोड़ी सी भी गलती हो गई तो फिर आपका आंसर ऐसा भी हो सकता है कि नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम इसका जो तीसरा पार्ट है उसको करते हैं। 867 और 255 का हमें HCF निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ही निकालना है। इसके अंतर्गत हम इस फॉर्मेट को काम में लेंगे। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, इसको सिर्फ सवालों को सॉल्व करने के लिए ये ध्यान में रखना है आपको। देखो तो यहाँ 867 में मैं किसका दूंगा 255 का भाग दूंगा मैं पहले। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर ये समझेगा कि हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते जाएंगे हम। देखो 255 का भाग में 867 में दूं तो ये समथिंग 3 बार की समथिंग जाएगा, क्योंकि 4 बार देंगे तो ये 9 से ज़्यादा कट जाएगा। तो 3 बार, 3 का मैं गुणा करूं इससे तो 5 15, 15 1 16 और 6 1 7। देखो घटाओ इसमें से 7 में से 2 बचा और इसमें से 0 और 1, 102 बचा। अब ये 102 है, इसका मतलब शेषफल अभी हमारा क्या है शून्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो अब चरण बनाते चलो, प्रथम स्टेप या प्रथम चरण। प्रथम चरण में हम क्या लिखेंगे देखना, मैं 867 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 255 का गुणा मैं अगर 3 से कर दूं प्लस 100 क्या जोड़ दूं 102 इसमें जोड़। शेषफल अभी शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, शेषफल अभी क्या है हमारा 0 के बराबर नहीं आया है। तो फिर हम इसका भाग इसमें देते हैं 2, 102 का भाग में द्वितीय चरण के अंतर्गत दे रहा हूं मैं। अब 55 में मैं दूं तो 102 का भाग में 255 में दूंगा तो 155 का दुगुना कितना होता है, 2 का गुणा करके देखो 4, 204 होगा। 204 को अगर मैं इसमें से घटाऊं तो यानी 1 और ये क्या बचा 5, 51 प्राप्त हुआ। अभी भी हमारा शेषफल क्या है शून्य नहीं है। लिखो इसके अंदर द्वितीय चरण के अंतर्गत लिखो इसे बात को, द्वितीय चरण के अंतर्गत लिखो 255 को मैं 102 का गुणा मैं 2 से कर दूं प्लस इसमें 51 जोड़ दूं 255 के बराबर होगा। शेषफल हमारा अभी भी शून्य के बराबर नहीं आया है। इसका मतलब हम और भाग देंगे आगे, तृतीय स्टेप बनाएंगे। देखो 51 का भाग में 102 में दूं तो 51 दूना 102 होता है, इसका मतलब पूरी भाग गया। देखो ये अच्छा हुआ। अब इसका भाग पूरी बार गया, इसका मतलब शेषफल शून्य प्राप्त हुआ। जब शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए तो उस कंडीशन में जो हमारा भाजक होता है वही हमारा क्या होता है HCF होता है किन्हीं दो संख्याओं का। तो अब इसे लिख दो तृतीय चरण के अंतर्गत। तृतीय चरण लिखो 102 को मैं किस प्रकार लिख सकता हूं 2 + 0, चूंकि शेषफल शून्य के बराबर हो गया। हाँ तो शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। इस कंडीशन में हमारा जो HCF क्या होगा, अतः HCF किन दो संख्याओं का और 255 का हमारा कितना प्राप्त हुआ 51। तो HCF से संबंधित जितने भी सवाल होते हैं वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से सॉल्व होते हैं। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम बस ये फॉर्मेट ध्यान रख लो, इतना सिंपल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यही है बस। इसको देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ तो किन्हीं दो संख्याओं का यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम की सहायता से इस प्रकार HCF निकालते हैं। आपको भी एग्जाम में इसी प्रकार से निकालना है, सेम ऐसे ही निकालना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।